हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश और एक बार और आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, अभी कुछ दिन थोड़ा हेल्थ इश्यू की वजह से मैं आ नहीं पाया। अपन वापस वही सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं 1991 1991 का RS प्री का पेपर, और इसके बाद के जितने भी पेपर्स हुए हैं अपन उन सबको डिस्कस करेंगे। और मैं हूं प्रकाश चावड़ा और मैंने इस बार मेंस लिखा है। ये तीसरा मेरा मेंस और इस बार 101% पेपर जिस हिसाब से हुए हैं मेरा मेंस, उम्मीद करता हूं कि अभी रिज़ल्ट आने ही वाला, और आई होप गुड न्यूज़ दूंगा मैं आपको। और इसके साथ साथ उत्कर्ष क्लासेस में मैं इंटरनेशनल रिलेशन प्लस इंडियन पॉलिटी फॉर RS मेंस ले रहा हूँ, उत्कर्ष की परमानेंट फैकल्टी। तो बातें बंद और काम शुरू। यह है मित्रों आपके सामने 51वां क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन क्या है। व्हाट इज़ द हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। ये मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है और सब्सटेंसेस फाउंड इन ह्यूमन ब्लड। अभी अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो फ्रेंड्स, एक्चुअल में क्या है कि हीमोग्लोबिन दो वर्ड्स के मिलने से बना है, हीमो प्लस ग्लोबिन। तो जो हिम या हीम जो है वो एक तरह से रिंग होती है, एक वलय जिसे अपन बोलते हैं, और इस रिंग के सेंटर पॉइंट में होता है आयरन, फेरस। इस आयरन की वजह से ही हमें ब्लड का रंग जो है वो कैसा दिखता है, रेड दिखता है। तो आप मुझे बताएंगे फिर क्लोरोफिल में क्या होता है। तो याद आ गया होगा, क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है और उसकी वजह से वो ग्रीन दिखता है। तो मित्रों, हीमोग्लोबिन एक्चुअली ब्लड का एसेंशियल पार्ट है और ये एक तरह से एक प्रोटीन है। और अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो ज़रा ब्लड में ऑक्सीजन कौन सर्कुलेट करेगा। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेन वजह यही है कि हीमोग्लोबिन ही वह सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में। एक हेल्दी पर्सन के लिए जो हीमोग्लोबिन है मित्रों, वो 15 ग्राम पर 100 मिलीलीटर होना चाहिए। तो ध्यान रखना, आयरन की वजह से हमें ये रेड दिखता है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर अग्नाशय पैंक्रियाज अगर खराब हो जाए तो बताइए मुझे कौन से इसमें से बनने बंद हो जाएंगे या क्या इफेक्टिव होगा। तो आंसर इसका बी फॉर बॉम्बे, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये दोनों जो हार्मोन्स हैं, ये दोनों हार्मोन्स बनने बंद हो जाएंगे। और आपको पता है इंसुलिन डायबिटीज़ में कितना मेजर रोल प्ले करता है। तो एक्चुअल में पैंक्रियाज में से 3 पैंक्रेटिक जूस जिसे अपन कह सकते हैं एंजाइम्स स्रावित होते हैं। उसमें एक है आपकी पैंक्रियाज की अल्फा कोशिकाएं, लैंगरहैंस दीप कोशिकाएं। इस पूरे जो कोशिकाओं का झुंड है, इस पूरे का नाम है लैंगरहैंस सेल्स। उसमें 3 टाइप है, अल्फा, बीटा एंड आपका डेल्टा। तो इंसुलिन ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं अपने प्री में और भी पूछा गया है कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है। तो इंसुलिन निकलता है मित्रों बीटा कोशिकाओं से, और अल्फा से क्या निकलता है, ग्लूकागॉन। वहीं डेल्टा से निकलता है सोमेटोस्टेटिन। तो ये सारे के सारे अगर इंसुलिन का पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय अगर ख़राब हो जाएगा तो ये पैंक्रियाटिक जूस या एंजाइम्स निकलेंगे नहीं, और इस वजह से भोजन के पाचन में जो है वो आपको डिफेक्ट देखने को मिलेगा। सो इसका आंसर था आपका बी फॉर बॉम्बे। नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर प्रोटेक्टेड एरियाज है इंडिया में, सबसे पहला एरिया कौन सा था। तो मित्रों इसका आंसर आपका नीलगिरी। नीलगिरी जो है वो पहला भारत का जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र, जो कि बेसिकली है कहाँ, 3 राज्यों में फैला हुआ है। आंसर इसका मिसप्रिंट है, आप इस पर मत जाना। 1986 में नीलगिरी भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था और ये 3 राज्यों में फैला, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है। इसके अलावा अभी प्रेजेंटली जो है वो लगभग 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और लास्ट में हमने 2011 में पन्ना को जो है वो अडॉप्ट किया है। अभी इसमें से कितने यूनेस्को के जैवमंडल मैप प्रोग्राम में, ये भी पूछा गया था देखो पिछली बार प्री में कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ। तो याद रखें 1972। अभी इससे रिलेटेड और भी बातें जो आपको देखनी है। तो कितने हैं बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी हैं, उनको आपको सर्च करके बताना है।
ऐसा कौन सा इसमें से मित्रों आपका विटामिन है जो ब्लड की जो क्लोथिंग होती है यानी ब्लड का थक्का जमाने में सहायक है? तो आंसर है इसका फ्रेंड्स विटामिन के। विटामिन के कारण ही हमारे ब्लड की जो वो क्लोथिंग हो पाती है, उसका पूरा प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। साइंस का जो अपना मेंस का टॉपिक है कंप्लीट है, उसके अंदर बायोलॉजी ध्यान रखना। और मैं एक चीज़ बातों ही बातों में बता दूं, अगर आप सीरियसली आरएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको मेंस पे फोकस करना पड़ेगा। प्रीलिम्स निकलने के बाद भी कुछ भी नहीं होगा। प्री निकालने वाले तो 20,000 लोग हैं, बट मेंस क्रैक करने वाले तो सिर्फ 3,000 लोग हैं ना। तो कंपटीशन यहाँ ज़्यादा टाइट है। प्री आप रोज़ के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करते हैं तो गारंटी है मेरी, प्रकाश चावड़ा की स्टाम्प पेपर गारंटी, कि जिस बंदे ने रोज़ के 200 एमसीक्यूज़ कर लिए और उसका प्री नहीं निकले, भाई साहब मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो ये सीधा सिंपल सा फंडा है, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, प्री आपका पक्का निकल जाएगा। वापस आते हैं टॉपिक पे। तो ये कई ऐसे लोग होते हैं जैसे हीमोफीलिया से पीड़ित लोग हैं, तो उनके क्या क्लोथिंग होती नहीं है, इस वजह से उनका ऑपरेशन करने में दिक्कत आती है। तो मेनली विटामिन के ही वो है जिसकी वजह से जो है वो ब्लड की क्लोथिंग होती है। और इसके अलावा प्रोथ्राम्बिन है, फाइब्रोनोजन है, वो पूरा प्रोसेस जो है ब्लड क्लोथिंग का वो आपको साइंस एंड टेक में देखने को मिलेगा। ऑपरेशन गैंडा क्या है मित्रों, ये उस समय चर्चा में था। एक्चुअली इसका आंसर है उल्फा उग्रवादियों के विरुद्ध भारतीय सुरक्षा सेना का अभियान, भारतीय सेना का एक अभियान। अभी उल्फा क्या है फ्रेंड्स, कि अपने जो ये नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, आपने अगर देखा हो ये कंप्लीट जो जिसके अंदर आपके 7 सिस्टर्स वाले स्टेट हैं, ये सिक्किम आ गया, उसके बाद देन ये अरुणा नागा मणिमिजो त्रिपुरा मेगा आसा और एक भाई भैरू सिक्किम। तो इस एरिया के अंदर कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो अशांति फैलाते हैं। उसमें से उल्फा भी एक है जिसका नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। तो यहाँ अभी तो ये इतना ज़्यादा सक्रिय नहीं है, लेकिन किसी ज़माने में तो उल्फा उग्रवादी जो थे वो यहाँ पर क्या करते थे, विभिन्न प्रकार के बम विस्फोट या लोगों को सेना के साथ जो है मुठभेड़ करके यहाँ से ये बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार पहुँच जाते थे। तो भारतीय सेना का ऑपरेशन गैंडा, और अभी आपको पता होगा यूपीए 2 का जो फाइनल फेज़ था 2010-11 में, भारतीय सेना ने यहाँ एक बड़ा कैंपेन भी चलाया था। फिलहाल अभी उल्फा उग्रवादी शांत हो चुके हैं और नागालैंड के साथ भी समझौता हो रखा है, 2015 में ही किया मोदी जी के आने के बाद। तो फिलहाल अभी शांति है अपनी नॉर्थ ईस्ट में। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं मित्रों। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो हमारे आनुवांशिक लक्षण है वो बेसिकली किससे जाते हैं? तो अभी इसमें जीन्स ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर होगा इसका क्रोमोसोम्स। हिंदी मीडियम वालों, हिंदी में भी क्रोमोसोम्स ही लिखे थे, तो आप हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाओ। एक्चुअली हिंदी में अपन इसको कहते हैं गुणसूत्र। बिल्कुल। तो एक्चुअली जब भी कोशिका विभाजन होता, सेल डिवीज़न, तो आपने देखा होगा कि हर कोशिका में न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, एक द्रवित जालिका होती है जिसके अंदर लिक्विड होता है प्रोटीन से बना हुआ। तो ये जब टूटती है मित्रों, क्रोमेटिन जालिका ये टूटती है तो इसके विभिन्न प्रकार की ऐसी लेयर्स बनती हैं इस टाइप की। तो ये जो एक टुकड़ा है, इस टुकड़े को ही हम क्या कहते हैं, हम गुणसूत्र कहते हैं। और इस गुणसूत्र पर ही जीन्स पाए जाते हैं, और ये जीन्स एक्चुअली डीएनए के भाग हैं। लेकिन कई जीवाणुओं में, विषाणुओं में जो जीन्स हैं वो आपके आरएनए की भी बने हो सकते हैं, जैसे रियो वायरस है आपका। तो मुख्य काम क्या है जीन्स और गुणसूत्रों का, कि जो भी आपकी जेनेटिक जो विशेषताएं हैं, यानी आनुवांशिक विशेषताएं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाना। और इसका नाम देने वाला व्यक्ति था बाल्डेर, 1888। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम डिस्कस कर रहे हैं 1991 का आरएस प्रीलिम्स का पेपर, और मैं सारे पेपर करवाऊंगा। अब थोड़ा हेल्थी फिट हुआ हूँ, अभी काफ़ी दिन से क्या फीवर था, तो फिर हिम्मत हुई नहीं मित्रों। तो कोशिश करिएगा फ्रेंड्स कि अपना जो ये कंटेंट है बाईलैंग्वेज आपको दिख ही रहा होगा। और स्पेशली मैं हूँ प्रकाश चावड़ा, और मेरे कई सारे कोर्सेज़ अनअकैडमी पर भी पढ़े हैं, स्पेशली आरएस मेंस के लिए। अगर आप जुड़ना चाहें अनअकैडमी पर, अब मैं नहीं हूँ, अनअकैडमी वैसे भी बंद होने वाली है। उत्कर्ष क्लासेज में फैकल्टी हूँ, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। और स्पेशली वह सब्जेक्ट जिसमें आपकी कमांड नहीं होती, नॉर्मली आरएस एस्पिरेंट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को बस ये चार के बारे में जानता है, उसे नहीं पता है कि मेंस क्रैक करने के लिए यू हैव टू फोकस ऑन एथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट, बिहेवियर, योगा, साइंस एंड टेक,
इन सब्जेक्ट्स पर आपको फोकस ज़्यादा करना पड़ता है, तब जाके निकलता है। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं कि पित्त का संचय किस में होता है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, आंसर इसका पित्त से। तो अभी देखिए, अगर आपसे पूछें कि भी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है, तो आप कहेंगे यकृत या लीवर। बिल्कुल। तो यकृत के पास में ऐसा आप देखेंगे कि पतली सी एक नलिका होती है जिसे अपन गॉल ब्लेडर कहते हैं। तो गॉल ब्लेडर क्या करता है कि जो भी यकृत से पित्त आता है उसमें से पानी को सोख लेता है और सोख के उसको उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। तो ये एक्चुअली उदर गुहा के ऊपर स्थित होता है और 8 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी एक नली होती है जिसको अपन गॉल ब्लेडर के नाम से जानते हैं। तो पित्त या बाइल का जो स्त्रवण है वो यकृत, अब पित्त निकालता कौन है, लीवर या यकृत, और यहाँ से आपका जो है वो गॉल ब्लेडर जो है इसको प्रोटेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण, इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था कि पौधे क्या करते हैं। पौधे एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बी फॉर बॉम्बे इज़ द परफेक्ट आंसर। अगर इसकी आप व्याख्या सुनना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए होता क्या है कि पौधे के जो भी हरे पार्ट्स हैं उसमें क्लोरोफिल वर्णक होता है, और जिसमें मैंने अभी बताया था मैग्नीशियम होता है उसके कोर में। तो फोटोसिंथेसिस, अब दूसरा क्वेश्चन कि फोटोसिंथेसिस में the which form of energy is converted into another which form, you will say the electrical energy is converted into chemical energy in photosynthesis process, जिसमें हम देखते हैं कि पौधे जो हैं अपनी जड़ों से क्या लेते हैं, पानी, और इधर से प्रकाश लेते हैं और इन दोनों को मिला करके कॉम्प्लेक्स जटिल कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और साथ में ऑक्सीजन को फ्री भी करते हैं। तो यही आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। हालांकि अभी आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस भी आ चुका है जिसमें सूर्य की रोशनी के बिना भी आर्टिफिशियल लाइट से भी फोटोसिंथेसिस करवाया जा सकता है। इनमें से कौन सी विलुप्त हुई है, हाल ही का, मतलब 1990 के दशक की बात है। तो मित्रों इसका आंसर है चीता। चीता एक्चुअली बिल्ली ग्रुप का, आई मीन जिस वर्ग में आपकी बिल्ली आती हैं उस बिल्ली वर्ग का ही है, और 1952 में चीता को भारत से पूरी तरह से विलुप्त मान लिया गया। हालांकि नामीबिया जो अफ्रीकन देश हैं वहाँ से चीताओं को ला करके भारत में बसाने की एक योजना स्टार्ट हुई थी, बट वहाँ उस समय रोक लग गई थी, तो इस वजह से अभी अपन इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए। तो मित्रों IUCN एक रेड लिस्ट जारी करता है, ध्यान रखना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो रेड लिस्ट क्या है, रेड लिस्ट में उन पेड़ पौधों, उन जीव जंतुओं का जिक्र होता है जो अभी नहीं है, विलुप्त हो चुके हैं, ध्यान रहे मित्रों। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। 59 किया ना भाई अपन, हाँ बिल्कुल। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। एंटीजेंस क्या है, एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है, एंटीजेंस क्या करते हैं। तो आपने सुना होगा एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो एंटीजन एंटीबॉडी जो बनती हैं आपकी प्रतिपिंड जिसे अपन कहते हैं, तो प्रतिरक्षियाँ या प्रतिपिंड के निर्माण को जो है वो इंस्पायर करता है। अभी ये कोई भी मित्रों जो अपने कोई भी डिजीज़ हो जाती है तो उस समय इन दोनों का रोल भारी हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही ग्लाइकोप्रोटीन है। तो एंटीजन एंटीबॉडी को तैयार करता है कि एंटीबॉडी तू जा और जो भी रोगाणु वहाँ का है, जो भी बैक्टीरिया या वायरस जो भी आया है उससे लड़। तो एंटीजन बनाएगा क्या, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी बनाने के लिए एंटीजन आवश्यक है। इसका ज़्यादा डिटेल अपन साइंस एंड टेक जब आप पढ़ेंगे मेंस के लिए और प्री के लिए, तब ज़्यादा आपको इसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा मिलेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, कई बार अपन ने पढ़ा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट है, बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर है। होता क्या मित्रों कि जो भी आपके अल्ट्रा वायलेट रेज हैं या दूसरी जो प्रकाश किरणें हैं वो वायुमंडल से जब आती है तब तो उसकी वेवलेंथ छोटी होती है, लेकिन यहाँ से जो पार्थिव विकिरण निकलते हैं पृथ्वी से निकलने वाले, वो यहाँ पर जाकर के कुछ गैसों द्वारा ट्रैप कर लिए जाते हैं और इनको वापस पृथ्वी की तरफ भेज दिया जाता है। अतः पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो दिनों दिन बढ़ता है। उसमें मेनली जो लीड रोल में कौन है, ग्लोबल वार्मिंग गैस की अगर मैं बात करूं तो CO2, इसके साथ साथ आपका CH4 मैथेन भी है, इसके साथ साथ आपका N2O भी, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, और भी कई सारे गैसेस प्रोडक्ट हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की प्रक्रिया को जनरेट करते हैं। एक्चुअली ये जो वर्ड है ग्रीन हाउस,
ये कुछ पौधों के लिए ऐसा कांच का घर बना दिया जाता था और उसमें, ताकि जो है वो अंदर का प्रकाश, अंदर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं जा सके, तो इसी से ये वर्ड निकला। लेकिन यहाँ ग्रीन हाउस का इफेक्ट है पृथ्वी के टेम्परेचर का बढ़ना, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण जो पृथ्वी से निकले उनको कैप्चर कर लेना। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, कौन सी वस्तु जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं है? गैली जालर को ही ध्यान है, इसमें क्या है, लॉलीपॉप सवाल है। प्लास्टिक, तो जैसे मित्रों आपका शीशा है, जैसे पीबी है आपका, इसके साथ साथ आपका प्लास्टिक है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिस पर बैक्टीरिया जो है ना वो काम नहीं कर पाता, डिग्रेड होते हैं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में बने रहते हैं और इस वजह से ये क्या करते हैं, फिर हमारी जो फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला, उसमें प्रवेश कर जाते हैं, तो फिर ये वापस मानव में पहुंच जाते हैं और मानव में कई रोगों का कारण भी बनते हैं। तो ऐसे इस कारण प्लास्टिक पर ज़्यादातर बैन ही है, फिर भी प्लास्टिक पूरी तरह से बैन नहीं हो पाया। तो प्लास्टिक है, लोहा है, शीशा है, ये ऐसे कई सारे पदार्थ हैं जो कि बैक्टीरियल प्रोसेस से ख़त्म नहीं हो पाते। बाकी नॉर्मली बैक्टीरियल प्रोसेस के माध्यम से हर चीज़ जो है वो डिग्रेड हो जाती है और पृथ्वी में मिल जाती है, बट ये लंबे समय तक चले रहते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नेक्स्ट, ये मित्रों उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन समझ लीजिए। वैसे एनपीटी कब आई थी, मैंने पहले भी बताया है, एनपीटी आई थी 1968 में, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। 3 ट्रीटीज़ हुई हैं अभी तक अपनी परमाणु हथियारों के परीक्षण पर रोकथाम के लिए। सबसे पहले आई थी आपकी पीटीबीटी 63 में, उसके बाद में आई एनपीटी और लास्ट में 1996 में आई थी आपकी सीटीबीटी। तो एनपीटी पर भारत ने अभी तक साइन नहीं किए, इसी कारण तो हम एनएसजी का मेंबर नहीं बन पा रहे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में। हम मेन वजह यही है कि चाइना इसी कारण अटका देता है कि अगर भारत एनपीटी पर साइन नहीं कर रहा है तो फिर आप उसे एनएसजी की मेंबरशिप क्यों दे रहे हो। तो एनपीटी में क्या था मित्रों, 68 में ये ट्रीटी हुई थी। इसमें बोला गया था कि 1967 से पहले पहले जिन देशों ने परमाणु परीक्षण कर लिया था, वो देश, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि अब जो दूसरे देश परमाणु परीक्षण करना चाहते हैं उन पर रोक लगाए। तो अब आप खुद भी कहेंगे ये तो बिल्कुल गलत बात ही हुई। इसी कारण भारत ने इस ट्रीटी पर इसको दोहरे मानदंड की ट्रीटी बताया कि ये क्या है, ये तो विकसित देशों के पक्ष में, विकासशील देशों का डेवलपमेंट रुकता है, इस कारण हमने इस पर सिग्नेचर किए ही नहीं, अभी तक नहीं किए और ना हम करेंगे। नेक्स्ट है आपका, भारत ने अभी हाल ही में मतलब उस समय की बात है, 88 में अंटार्कटिका पर दूसरा केंद्र स्थापित किया, मैत्री। प्रमुख कार्य क्या होगा? अभी सीधी बात है, हम प्रमुख काम क्या करेंगे अंटार्कटिका में, कोई ढोलक तो बजाने से रहे। तो वहाँ पर चूँकि समुद्री जैव शास्त्र हैं, अब मित्रों समुद्र के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम बेनिफिट ले सकते हैं। और चूँकि भारत की आबादी तो भगवान की दया से 140 करोड़ है, तो आने वाले समय में हो सकता है भारत में खाद्य संकट आए और मौसम पूर्वानुमान में भी इसकी भूमिका हो सकती है। तो अभी भारत के 3 सेंटर वहाँ पर काम कर रहे हैं मित्रों। सबसे पहले जो हमने स्थापित किया था, सबसे पहला हमारा सेंटर था 1983 में, जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, ध्यान रखना। उसके बाद हमने स्थापित किया यहाँ पर 1988 में मैत्री, और अभी 2012 में हमने यहाँ पर तीसरा सेंटर हमारा डाल दिया है, वो है भारती। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा गया है कि मैत्री, गंगोत्री, भारती क्या है। तो ये अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित रिसर्च सेंटर्स हैं मित्रों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा सवाल, और इस पर पिछले 3 प्रीलिम्स में आप देखेंगे तो 2 में आपको इस पर क्वेश्चन मिलेगा सीधा। भारत में ऐसा कौन सा न्यूक्लियर ओर आपको मिलेगा, न्यूक्लियर एस्क? क्या यूरेनियम है भारत में, कैडमियम है, बेरिलियम है? नहीं, हमारे यहाँ पर थोरियम बहुत ज़्यादा है मित्रों। ये हमारा जो साउदर्न तट है पूरा का पूरा, ये केरल है, तमिलनाडु, इवन दैट यहाँ तक भी, तो केरल का जो कोल्लम तट है वो फेमस है थोरियम के लिए। तो अब आप कहोगे सर थोरियम फिर हम यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? दिक्कत ये है मित्रों, थोरियम एक्सट्रैक्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास नहीं, और बहुत महंगी टेक्नोलॉजी, और चूंकि अभी तो हम रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड हैं, हम सोलर एनर्जी पर काम कर रहे हैं, विंड एनर्जी पर काम कर रहे हैं, तो थोरियम हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन के न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती है। और भारत में 4.5 लाख टन थोरियम के भंडार हैं। केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान इत्यादि कई क्षेत्रों में आपको थोरियम देखने को मिलेगा।
आगे बढ़ते हैं मित्रों। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो परमाणु रिएक्टर होता है उसमें जो कंट्रोल रोड्स डाली जाती हैं, कंट्रोल छड़ें, वो क्या काम करते हैं मित्रों? इनमें से कौन सा सही होगा? तो वो क्या करते हैं मित्रों, अगर उसको नहीं डालें अपन, जैसा आपने अगर न्यूक्लियर रिएक्टर का ऐसा डायग्राम बनाया होगा, ये पूरा चैम्बर होता है, तो उसमें इस टाइप की कंट्रोलिंग रोड्स डाली जाती हैं। वो क्या करती हैं कि जो वेरी वेल कि न्यूक्लियर रिएक्टर में एक न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन पैदा करता है ऐसे, फिर ये वापस 3 न्यूट्रॉन बनाते हैं, तो एक चैन रिएक्शन होती है। अगर ये चैन रिएक्शन आगे बढ़ती रही तो ये बियॉन्ड द लिमिट हो जाएगी, फिर तो वो हाइड्रोजन बम हो जाएगा। तो न्यूक्लियर रिएक्टर और हाइड्रोजन बम में यही फ़र्क है कि जहाँ हाइड्रोजन बम में अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन होती हैं, और यहाँ पर ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर अपन क्या करते हैं, कंट्रोल छड़े डाल करके जो क्रिया हो रही होती है, जो रिएक्शन होती है, उसको रोक लेते हैं। तो अगर उसको नहीं रोकेंगे तो वो सीमा से बाहर चली जाएगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा दम वाली बात नहीं थी। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। रमन इफेक्ट का रिलेशन यहाँ से किस में से मित्रों? तो आप कहेंगे रमन इफेक्ट तो भाई अपने सीवी रमन साहब नोबेल प्राइज़ विजेता है, क्या बात करते हैं। तो रमन ने सभी पारदर्शी माध्यम, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैसेस सब्सटेंसेस हो, उन्होंने कहा था कि एक फिक्स वेवलेंथ के जो किरणें होती हैं, बिल्कुल, कि किसी पारदर्शक माध्यम, जो ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो सकता है, प्रकीर्णित किरणों का अध्ययन किया जाए तो मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त अंतर पर बहुत कम तीव्रता की किरणें भी उपस्थित होती हैं। मतलब उन्होंने यही बोला कि भाई मेन जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज ले लो या एक्स रेज ले लो या फिर और कोई भी रेज ले लो, ये तो मौजूद है ही हैं, इनके साथ साथ इनकी कॉम्प्लीमेंट्री रेज भी होगी छोटी छोटी, जिनको रमन रेज कह सकते हैं या रमन प्रभाव कह सकते हैं, जो प्रकीर्णित होती हैं। जो डिफ्रैक्शन की थ्योरी है आपकी, वो पूरी यहीं से इन्होंने डिफाइन की थी, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था। मित्रों, अगला जो क्वेश्चन है उस समय का था, लेकिन मैं बता दूं, एक कॉपी खोल लो और ये फैक्ट लिख लो। मेंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा दमदार फैक्ट हैं आरएस मेंस के लिए, और जनसंख्या से रिलेटेड एक दो कहीं भी आप डाल सकते हैं, इकोनॉमिक्स में भी है आपका, और भी कई पेपर्स में आपकी जनसंख्या है। तो 1991 में हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन साक्षरता दर थी भारत की, राजस्थान की, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आउटडेटेड है। हालांकि इसका आंसर आपका ए 20.84, बट अभी हमें याद ये रखना है कि अभी हमारी जो साक्षरता दर है, महिला साक्षरता दर, वो 52.01 है, और ऑल ओवर 66 पॉइंट समथिंग आपका है, 66 के आसपास समझ लीजिए। मेंस में आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो इस लाइन को लिख लो आप अपनी छोटी सी नोटबुक में कि 1951 में जहां राजस्थान की कुल साक्षरता दर ही 8% थी, महिला साक्षरता दर, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए योजनाएं, ये मेंस का एक बहुत बड़ा टॉपिक है आपका। तो वहाँ पर ये एक शानदार फैक्ट, जो एवरग्रीन फैक्ट है, कि जहाँ राजस्थान की साक्षरता दर 1951 में महिला साक्षरता दर 2.66 थी, और आज हमने प्रोग्रेस करके 52.01 पहुँचाई है। यानी 3% से 52% पहुँचना अपने आप में काबिल तारीफ़ है, और इसको हम मेंस में अच्छे से लिखेंगे ही, हेडलाइन अंडरलाइन करके, ध्यान रखना। और ऑल ओवर साक्षरता दर का फैक्ट भी लिख लो कि जहां 1951 में राजस्थान में 9% के आसपास साक्षरता थी, लिटरेसी रेट, आज वो 66% है। तो कहीं ना कहीं ये आपके मेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट काम आ सकता है, आप जहाँ चाहें इसको डाल के अपने वैल्यू एडिशन करवा सकते हैं। दिस इज़ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के डिस्कशन का। क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि पश्चिमी राजस्थान में आजकल खाद्यान्न फसलें बहुत अच्छी हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल हो रही है। उसके लिए क्या इंदिरा गांधी नहर जिम्मेदार है, जैसलमेर बाड़मेर? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आरपीएससी की तरफ से उस समय गलत अलग माना गया था, बट अभी जो है इसका आंसर है कि दोनों ही सही है। उस समय क्या इंदिरा गांधी नहर का विस्तार बाड़मेर तक नहीं था, तो इसका आंसर फिर ए माना गया था, हालांकि इसमें गलत लिखा। तो फिलहाल इसका आंसर आपका दोनों ही सही। इंदिरा गांधी नहर की जो रूपरेखा तैयार की थी मित्रों, सबसे पहले हमारे 1948 में जो बीकानेर के अभियंता थे, इंजीनियर थे, कंवर सेन जी, उनके द्वारा की गई। हालांकि पहले इसका नाम राजस्थान नहर था। 1984 में इंदिरा जी की हत्या हो गई, उसके बाद में इस नहर का नाम चेंज करके इंदिरा गांधी नहर रख दिया। रॉक फॉस्फेट का क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया, और आरएस प्री के अंदर भी पिछले 3 सालों में एक बार पूछा गया, और जिप्सम का तो क्वेश्चन हमेशा आता ही। तो ये बेसिकली क्या है,
रॉक फॉस्फेट और जिप्सम खनिजों की प्रचुरता है, परंतु कोयला संसाधनों की कमी है। राजस्थान की रासायनिक खाद प्राप्त करने के लिए लाभदायक होगा कि हमें क्या करना चाहिए? द आंसर डी फॉर दिल्ली। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट और जिप्सम के परिशोधन के कारखाने लगाए जाए, और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम रासायनिक उर्वरक बना सकें। ध्यान रखना, देश का 94% जिप्सम और 74% रॉक फॉस्फेट राजस्थान में उत्पादित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट RS मेंस के लिए लिख लेना। और रॉक फॉस्फेट NPK जिसके माध्यम से हम केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, वहाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रॉक फॉस्फेट। और मेंस में आप मेंशन करेंगे जब आप खनिज वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे कि 94% जिप्सम भाई साहब और 74% रॉक फॉस्फेट अकेले राजस्थान में। तो मित्रों, ये था आज का एपिसोड। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी वेरी लवली नाइट। गुड नाइट। और अगर आप रियल में कोई मदद चाहते हैं मेरी तरफ से, या अभी फ़िलहाल मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर है जिसका लिंक आपको यहाँ दिखी जाएगा, प्रकाश सर नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ भी ये वीडियो और कई सारी PDFs वहाँ पे पड़ी हैं, आपको मिल जाएगी। और आप जुड़ना चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। पर्सनल आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, क्या स्ट्रेटेजी होती है RS एग्ज़ाम की, अगर जानना चाहें तो 9950496952 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं। आप मैसेज करिएगा, डायरेक्ट कॉल मत करिएगा। जैसे मैं फ्री होऊंगा आपको कॉल बैक कर दूंगा। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी वेरी लवली नाइट। गुड नाइट।